कोस्टल उसका काम शुरू हुआ है। आपका इंफ्रा पे ज्यादा फोकस, इंफ्रा प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम शुरू है। और एक्चुअल देखा जाए तो कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोग्रेस, और इसलिए हम लोग अभी ज़्यादा ध्यान इंफ्रा पे दे रहे और इंडस्ट्री को लाने के लिए ध्यान दे रहे। इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री आने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के हाथ को काम मिलेगा। वही आरोप लगाया गया था कि भारत से इंडस्ट्री गुजरात चली जाती है, उस पर काफी चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री को भी ये सवाल पूछे गए थे उस पर। अभी जब वेदांता गई तब हमारी सरकार को दो महीने हुए थे सिर्फ। 2 महीने में कोई भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ से हो जाती है क्या? उसको प्रिपरेशन को 6 महीने लगते हैं। तब उनको लगा कि यहाँ हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनको क्या मालूम था कि नई गवर्नमेंट आने वाली है। तो अभी हमने जब देखा कि 2 साल में 5 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, उसके एमओयू साइन हुए, उसके कागज सिर्फ पेपर पे नहीं, उसके एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, और लोग अभी महाराष्ट्र को पसंद कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन गया है। किसानों को लेकर काफी समस्या है। देखिए, ओनियन एक्सपोर्ट को लेकर, प्याज एक्सपोर्ट को लेकर अभी सरकार ने 3 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि हम एक्सपोर्ट खुला कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये मांग काफी दिनों से थी। क्या महाराष्ट्र में इसका डर था कि इसका एक इम्पैक्ट हो जाएगा 3rd फेज में, 4th फेज में नासिक और बाकी के इलाके जब चुनाव में? किसानों के साथ ये सरकार है, केंद्र की सरकार भी है, ये किसानों की सरकार है। उसके साथ जो ग्राहक हैं उनका भी ध्यान रखती है। और इसलिए अभी वो प्याज का जो एक्सपोर्ट था उसका डिसीजन ले लिया है, इथेनॉल का ले लिया है। जो किसानों के हित का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार ले रही है। मैं ये भी बताऊंगा कि जब शुगर इंडस्ट्री तकलीफ में थी तब हम लोग अमित शाह साहब के पास गए थे, सहकार मंत्री जी के पास। 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स वेव कर दिया उन्होंने। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा दिलासा ये शुगर इंडस्ट्री को भी है और किसानों को भी है। लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक दृष्टि से काफी चीजें देखी जा रही है, क्योंकि किसानों को हमने और एक बात बता दें, किसानों को जैसे पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया सालाना देने का आपने एडिशन निर्णय लिया, हम लोग ने 6,000 एडिशन दे दिया। 12,000 रुपया अभी किसानों को सालाना मिलेगी। जो पीक बीमा योजना है, जो क्रॉप इंश्योरेंस, उसके पहले प्रीमियम किसान भरते थे, अब वो सरकार भरेगी और 1 रुपया सिर्फ किसान को भरना पड़ेगा। आप अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट है? आपने जो किया है उससे आप संतुष्ट है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मा आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी सरकार बिल्कुल का भी बिल्कुल फायदा होगा? जैसे डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार ने कई योजनाएं की है। आपने देखा है कि आज केंद्र सरकार ने रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी के ऊपर पूरा फोकस किया हुआ। ऐसे ही हमारी सरकार ने भी यहाँ पर किया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत मायने रखता है राज्य के प्रगति के लिए। तो ये डबल इंजन वाली सरकार काम कर रहे हैं, हम बहुत समाधान है। क्योंकि पहले वाली सरकार ने तो बंद सब गिराया था, सब स्पीड ब्रेकर लगाया था, खुट्टी मार के रखी थी, उसको स्पीड ब्रेकर को हमने हटा दिया, जो बंद प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। जो उन्होंने देवेंद्र जी के जमाने में किसानों के लिए जलयुक्त शिवार हो, ये मराठा वाटर ग्रिड, वो बंद कर दिया था, हमने उसको खुलवाया वापस, अभी शुरू किया है, वो काम हो जाएगा तो किसानों को फायदा होगा। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के चुनाव काफी डिफिकल्ट माने जा रहे हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। कोई ये नहीं कहना चाहता कि उसके नतीजे इतने आसानी से कोई बोल सकता है। कारण क्या है? 2019 में जब शिवसेना बीजेपी का अलायंस था तब प्रधानमंत्री ने लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 9 रैलीज महाराष्ट्र में ली थी। इस बार प्रधानमंत्री की 18 से 20 रैलीज महाराष्ट्र में हो रही है। ऑलमोस्ट दुगनी रैलीज महाराष्ट्र में करनी पड़ रही है। कई रैलीज शिवसेना और एनसीपी के कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी करनी पड़ रही है। इसको किस नजर से देखना चाहिए? क्या ये डू और डाई चुनाव है आपके लिए, जिसके वजह से प्रधानमंत्री को अपना पूरा समय यहाँ पर देना पड़ता है? देखिए, चुनाव की तरह लड़ते हैं हम लोग, और प्रधानमंत्री जी को भी ये महाराष्ट्र से काफी लगाव है, और महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे वो भी खुश है। और यहाँ पर आगे भी महाराष्ट्र ऐसे आगे बढ़ते रहे, इसके लिए उनका साथ है। और वो आते हैं चुनाव में प्रचार करना, 9 सभा लेना है या 18 लेना, इसमें क्या कोई नियम थोड़ी है? नहीं, लेकिन या कोई आचार संहिता है? नहीं, लेकिन ये विरोधी पार्टियां कोई डर है। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, पे बोले क्या होगा, उनको मत पता है प्रधानमंत्री आने के बाद उनका कार्यक्रम फिट होने वाला है, उनको नुकसान होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं और सभा लेते हैं,
लोगों को उनको मिलते हैं, लोगों का प्यार उनको मिलता है, उनका प्यार लोगों को मिलता है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह या एक पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, और उसको ध्यान देना प्रधानमंत्री जी ने, इसमें कोई गैर नहीं है। और डू और डाई की सिचुएशन आपने कहा, तो हर चुनाव डू और डाई तो हर समय रहता ही है। संघर्ष के बिना कुछ मिलता क्या? नहीं, क्योंकि और हम लोग आपको लगता है कि करने वाले लोग हैं। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के नतीजों पर आपका भी राजनीतिक भविष्य निर्भर होगा? जो चुनाव के नतीजे लोकसभा के होंगे, आपकी पार्टी को मिलने वाली सीटें या महायुति का यहाँ पर होने वाला परफॉर्मेंस, इसके ऊपर आपका भी पॉलिटिकल भविष्य निर्भर होगा? महायुति इस चुनाव में भारी जीत हासिल करेगी, ये आप लिख के रखो, क्योंकि केंद्र सरकार ने 10 सालों में किए हुए काम और हमारी सरकार में 2 साल में किए हुए काम, ये लोगों के सामने। लोग काम करने वालों को पीछे जाते हैं, घर में बैठने वाले के साथ नहीं जाते। उनको काम करने वाला चाहिए, फील्ड में उतर के काम करना, ग्राउंड रियलिटी समझना, लोगों के साथ मिलना, उनका दुखड़ा सुनना। ये हमारी सुनने वाली सरकार है, सुनकर निर्णय लेने वाली सरकार है। पहले वाली सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो क्या कर रहे थे, कैसे काम कर रहे थे, घर में बैठते थे, सिर्फ फेसबुक लाइव करते थे, ये सब मुझे वो सब बताना नहीं है। नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब महायुति का सीट शेयरिंग हो रहा था तो काफी वक्त उसमें लगा और आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ी 15 सीटें बीजेपी के हाथ से खींचने के लिए। ठाणे की सीट हो, बारामती की सीट तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तुरंत ले लिया, सुनेत्रा पवार का नाम भी घोषित हो गया, लेकिन आपके इलाके की ठाणे की सीट है, उसके लिए बीजेपी ने जी जान का जोर लगा दिया कि नहीं, ये सीट हम नहीं छोड़ेंगे। दक्षिण मुंबई की सीट को लेकर भी बीजेपी ने पूरा जी जान लगा दी कि ये सीट हम नहीं छोड़ेंगे। नासिक की सीट को लेकर छगन भुजबल अड़े हुए थे। कितना मुश्किल था सीट शेयरिंग में शिवसेना के नाम पर सीट निकालना और आपका वहां पर अपनी भूमिका रखना? मिले ना 15 सीट, 15 सीट पे लड़ रहे हैं ना हम लोग, शिवसेना। तो ये सब बाहर की, ये जो परसेप्शन है, ये बाहर के पब्लिक में अपोजिशन वाले फैलाते हैं। हमारे में कोई रंजिश नहीं है और एक दूसरे के कंसेंट से हम काम करते हैं और कोई मतभेद नहीं है, ना थे ना रहेंगे। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा होती है, शिवसेना की इच्छा होती है, ये सीट हमें मिलनी चाहिए, वो तो बट नेचुरल है। लेकिन ऐसा कोई नहीं, हादसा नहीं, ना कोई ऐसी घटना नहीं कि जैसे महाविकास आघाड़ी में एक ही जगह पे 2-2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। वो तो सांगली की बात आपस में इतनी मारामारी है, उसमें मुझे कुछ भी बोलना नहीं, मैं बोलते रहता हूँ। लेकिन उन्होंने तो अपनी पार्टी के बारे में, अपने अलायंस के गठबंधन के बारे में सोचना है, हमारे बारे में हम लोग सोचने के लिए मजबूत है। नहीं, लेकिन आपके जैसे आपके कई सिटिंग एमपीज के टिकट आपको काटने पड़े। आपने रामटेक में आपके सिटिंग एमपी का टिकट काटा, आपने यवतमाल वाशिम में जो सिटिंग एमपी है उनका टिकट आपने काटा, यहाँ पर हिंगोली में आपने जिनको टिकट दिया था उनको बाद में कहा गया कि नहीं, आपकी पत्नी यवतमाल वाशिम से लड़ेगी। एक परसेप्शन ऐसा बना कि बीजेपी तय कर रही है कि उनके सर्वे के आधार पर आपके कैंडिडेट कौन हो। बिल्कुल ये कंफ्यूजन क्यों हुआ कि टिकट डिक्लेयर करने के बाद? बिल्कुल सब झूठ है। जब एक एक सीट इंपॉर्टेंट है, मोदी जी को हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें जीतनी जरूरी है। और इसलिए कोई समीकरण होता है, पॉलिटिकल जो एनालिसिस होता है, उसमें हर सीट को हमको जीतना है। तो हमारे लोगों को समझाया, अगर वो गलत थे जिनको दिया नहीं, ऐसी नहीं बात, वो भी उतने ही ताकतवर थे। लेकिन आज हमने सीट चेंज कर दी, वो खुद भी काम कर रहे हैं, वो भी काम पे लग गए। और हमारी पार्टी में एक भी शख्स जो है, एक भी सांसद है, उसने कुछ भी नाराजी जाहिर नहीं की। हमारे जो दिया हुआ कैंडिडेट का काम कर रहे, ये हमारी सक्सेस है। और इसलिए जिन्होंने योगदान दिया है उनको बिल्कुल उनका सम्मान करेंगे हम। बीजेपी कहा जा रहा है कि इस बात से भी नाराज थी कि रविंद्र वाइकर को टिकट दिया गया, जिनके घर पे 2 महीने पहले रेड हुई थी ईडी की, और उसके बाद वो आपकी पार्टी में आए थे। वहां पर भी कई दिनों तक आप कैंडिडेट ढूंढ रहे थे। क्या इस तरीके की कोई नाराजगी आपको लगी? आपको लगता है कि आपका जो फैसला है, रविंद्र वाइकर हो या यामिनी जाधव जिनके खिलाफ इनकम टैक्स की रिपोर्ट थी, वो सही है आपको लगता है? देखिए, रिपोर्ट या इंक्वायरी मतलब आरोपी नहीं होता है। ठीक। और
इसमें रविंद्र वायकर के कल सभा में मैं गया था, और सारे बीजेपी के, सारे पार्टी के, एनसीपी के सब लोग थे वहाँ पर। एक बार टिकट जब तक नहीं मिलता तब तक ये थोड़ी बहुत चर्चा रहती है। एक बार टिकट फाइनल हो गया, कैंडिडेट बन गया, तो सब लोग जी जान से काम करते। ये तो हमारे महायुति का एक बहुत विशेष बात है, और इसलिए हमारे ये सब सीटें जीतेंगे हम। मुंबई के 6 के 6 सीट जीतेंगे, 6 की 6 सीटें जीतेंगे पूरी। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी उनका वैयक्तिक या पर्सनल लेवल पे उनका रिश्ता है, और अभी भी अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो वो खुद से उनसे बातचीत करेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट, एक जो भूमिका उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र में ली जा रही है, कहीं सॉफ्ट करता है वो पूरा स्टैंड? ये स्टेटमेंट के आने की वजह से आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है कि अभी भी वो उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क में है? हमने कई लोगों से सवाल पूछे, अजित पवार से पूछा कि क्या अजित पवार, आप और शरद पवार साथ में आएंगे, तो उनका कहना था कि अगर शरद पवार की भूमिका बदलेगी तो हम साथ में आ सकते हैं। अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट हुआ स्टैंड, और आप उसको किस तरीके से देखिए, उद्धव ठाकरे जी खुद कई बार उन्होंने प्रयास किया है कि मोदी जी को मिलना, मोदी जी के साथ जाना, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल साफ उसे नकार दिया। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट उनको कब पर्सनल कभी तकलीफ होगी तब बाला साहब ठाकरे जी की वजह से, उनकी मित्रता की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा पॉलिटिकल नहीं, ये वैयक्तिक तौर पर। जब वो बीमार थे तब भी मोदी जी ये अलग पार्टी में थे, महाविकास आघाड़ी में थे, मोदी जी महायुति थी, तभी भी उनकी हालचाल पूछते थे। मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। ये ऐसे राजनीति में पॉलिटिक्स हमेशा करने की आवश्यकता नहीं होती। चुनाव होते तो पॉलिटिक्स होती है, चुनाव के बाद तो क्या सब लोग एक दूसरे से क्या दुश्मनी रखने की आवश्यकता है क्या? ये उद्धव जी तो को ये उनकी तरफ देख के सीखना चाहिए। आखिर में सर, हमने अजित पवार का इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीतिक रियलिटी ऐसी है कि महाराष्ट्र में कोalition पॉलिटिक्स चलेगा, और इसीलिए अलग अलग विचारों की पार्टियों को साथ में आकर सरकार बनाना पड़ेगा। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपने भी कोalition पॉलिटिक्स में सरकार चलाई है, और एक तीसरा पार्टनर भी आप उसके साथ में लेके आए, अब तो चौथा पार्टनर भी आपके साथ में है, जिन्होंने सीट नहीं मांगी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने जो मोदी जी का काम है, देश का विकास है, और राज्य में जो काम चल रहा है ये पॉजिटिव, इसके लिए उन्होंने साथ दिया। बट आप उनका हमने स्वागत किया है। कोalition राजनीति को लेकर आपको क्या लगता है? क्या यही महाराष्ट्र का फ्यूचर रहेगा? किसी एक पार्टी का डोमिनेंस नहीं है, नहीं, लेकिन 2-3 पार्टियां साथ में लेकर सरकार चला। प्रॉब्लम क्या है? कोalition गवर्नमेंट पहले भी था, शिवसेना बीजेपी का सरकार कितने साल थी? काफी साल थी, तो उसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ मकसद एक ही होना चाहिए, उद्देश्य एक होना चाहिए कि राज्य का विकास करे, डेवलपमेंट करे, राज्य की जनता के लिए काम करे, उनके हित के निर्णय ले। बट क्या यही राजनीतिक भविष्य है महाराष्ट्र का? कोalition पॉलिटिक्स यही महाराष्ट्र का राजनीतिक भविष्य है? कोई एक पार्टी का डोमिनेंस महाराष्ट्र में नहीं क्यों चाहिए? लेकिन अगर सब मिलके काम कर रहे, सरकार को आगे बढ़ा रहे, राज्य को आगे बढ़ा रहे, केंद्र उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें क्या तकलीफ है? आखिर मकसद होना चाहिए क्या? ये लोगों का हित, लोगों का फायदा और राज्य का विकास, ये मकसद है हमारा। आखिर में सर, कितनी सीटें आप देना चाहेंगे महायुति को? हमारा मिशन 45 है। 45 प्लस 45 प्लस बोले ना, 45 प्लस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी भी 2 चरण के चुनाव बाकी है, आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज तक से बात की। धन्यवाद, थैंक यू।